हाय मेरे नन्हे मुन्ने दोस्तों। तो चलो एक नए टॉपिक एक नए वीडियो के साथ फिर से जर्नी शुरू करते हैं। इस जर्नी में आज के वीडियो में हम पढ़ेंगे कुलम्स लॉ के बारे में। इलेक्ट्रोस्टैटिक में आपने बहुत नाम सुना होगा, तो उसी कुलम्स लॉ के बारे में जिसमें कि हम फोर्स की बात करते हैं, दो चार्ज बॉडीज के बारे में। चार्ज अगर होगा पॉजिटिव नेगेटिव, आप बहुत कुछ जानते हैं चार्ज के बारे में, तो उनके बीच में लगने वाला जो फोर्स होता है अट्रैक्टिव रिपल्सिव, आप बहुत जानते हैं। तो उसके बारे में थोड़ा सा डिटेल में पढ़ेंगे इस वाले वीडियो में। लेकिन पहले हम वो पढ़ेंगे जो आप जानते हैं, या मैं उम्मीद करता हूँ कि इतना तो आप जानते ही होंगे। तो वहीं से शुरू करते हैं, बाद में धीरे धीरे इस वीडियो में हम आगे बढ़ेंगे और नई चीज़ें हम ऐड करते जाएंगे। तो जैसा कि मैंने बोला कि आपको ये सब पता होगा कि सेम चार्ज एक दूसरे को रिपेल करेंगे, अपोजिट नेचर का चार्ज होगा तो अट्रैक्ट करेगा। इसमें कोई नई बात नहीं है और अभी समझाने लायक जैसी बात भी नहीं है। तो फिलहाल आगे बढ़ते हैं। फिर ये जो फोर्स है, अट्रैक्टिव हो या रिपल्सिव हो, इस फोर्स की जो वैल्यू है, जो मैग्नीट्यूड है, वो चार्ज के हिसाब से बढ़ेगा या घटेगा। यानी जितना बड़ा चार्ज होगा उतनी बड़ी फोर्स होगी, छोटा चार्ज होगा उनके बीच में लगने वाला फोर्स भी थोड़ा कमज़ोर होगा, छोटा होगा। इसको हम कहते हैं प्रोडक्ट रूल। आप जानते हैं फोर्स इज प्रोपोर्शनल टू Q1 Q2, वही है। दूसरा, इस फोर्स का डिस्टेंस के साथ क्या रिलेशन है। जैसा कि ग्रेविटेशनल फोर्स में होता था, आपने पढ़ा था कि फोर्स इज इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू स्क्वायर ऑफ द डिस्टेंस। सेम यहाँ भी वैसा ही होगा। ये ग्राफ है, आप देख रहे होंगे, इसको इन्वर्स स्क्वायर लॉ कहते हैं। तो ये भी आपको पता है। चलिए आगे चलते हैं। आगे अब आप देख रहे हैं कि यहाँ पे सेंट्रल फोर्स है, यानी कि चार्ज का, जैसे मास में हम पॉइंट मास पढ़ते थे, तो चार्ज भी पॉइंट चार्ज है और उनके सेंटर टू सेंटर ये फोर्स सेंट्रल लाइन पे एक्ट करती है, इसीलिए इसका नाम सेंट्रल फोर्स है। अगर अट्रैक्टिव हो रिपल्सिव हो, उस फोर्स का नेचर है, लेकिन फोर्स का जो एक्शन है, लाइन ऑफ एक्शन है, वो हमेशा सेंटर टू सेंटर होगा। ये इसमें था। अब हम चलते हैं आगे। अब जब सब इतना कुछ जानते हैं, तो आप ये भी जानते ही होंगे कि इस फोर्स का फॉर्मूला जो है वो है K Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर। ये जो K है ये एक इलेक्ट्रोस्टैटिक कांस्टेंट है, या कूलम कांस्टेंट भी इसको कहते हैं। इसकी वैल्यू होती है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, और इसकी वैल्यू यहाँ गिवन है, आपकी बुक्स में भी होगी, आप देख लीजिए। आप यूज करते होंगे काफ़ी, 9 × 10⁹, उसके यूनिट्स वगैरह हैं, वो सब आप देख लीजिए, वो सब आपके काम की चीज़ें हैं। एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू भी, परमिटिविटी की वैल्यू भी आगे हम डिस्कस करेंगे, उसको भी आप देख लीजिएगा। मेरा मुद्दा ये नहीं है कि ये सब बताऊँ, ये सब आपको पता है, तो मैं क्या बताने आया हूँ। मैं बताने आया हूँ कि जब मैं खुद 12वीं में पढ़ता था, आज से कुछ 15-16 साल पहले, तो मुझे मेरे मन में एज ए स्टूडेंट बहुत सवाल ये आता था सबसे पहला कि ये जो चार्ज है सर, अट्रैक्टिव रिपल्सिव फोर्स लगाते हैं, ठीक है, पुश पुल करते हैं, लेकिन क्यों करते हैं, क्या दिक्कत है इनको। एक चार्ज दूसरे चार्ज पे फोर्स क्यों लगाता है, क्या ज़रूरत है, ऐसा क्या हो जाता है कि उसको फोर्स लगाना पड़ता है। तो हमारा जो मोटिव है वो इस वीडियो में यही जानने का है कि फोर्स क्यों लगता है। और जब इस जवाब को हम ढूंढ रहे होंगे तो उसमें बहुत सारे कैरेक्टर्स इस कहानी में आएंगे। जैसे एक मिस्ट्री होती है, तो इस मिस्ट्री में जैसे पर्दा उठता जाएगा और हर पर्दे के बाद एक नया कैरेक्टर आएगा, और देखेंगे कि उस कैरेक्टर का क्या रोल है इस पूरी कहानी में। तो चलिए इस सवाल का जवाब ढूंढते हैं कि दो चार्ज एक दूसरे पर फोर्स क्यों लगाते हैं। अब क्यों से पहले ढूंढते हैं कि फोर्स है क्या। हम जाने तो अपने फोर्स को, जिसके बारे में, जिसकी वजह हम ढूंढ रहे हैं, वो क्या है। तो बचपन में मेरे गुरुजी ने तो भाई बड़ी दो चीज़ें सिखाई थी सिंपल, कि देख बेटा, फोर्स दो ही चीज़ कर सकता है, या तो वो डिस्प्लेस कर सकता है या डिफॉर्म कर सकता है। हालांकि वो मजाक में ये भी कहते थे कि अगर बहुत स्ट्रॉन्गर फोर्स होगा तो डिस्प्लेसमेंट भी होगा और साथ साथ में डिफॉर्मेशन होगा। लेकिन प्रॉब्लम क्या है, फिजिक्स सिर्फ एक को मानता है इसमें, कि अगर फोर्स है तो वहाँ डिस्प्लेसमेंट हो रहा होगा, या डिस्प्लेसमेंट है तो उसके पीछे जो डिस्टर्बेंस है, उसके पीछे जो कॉज है, उस फोर्स को फिजिक्स वैलिड मानता है, बाकी को नहीं मानता, क्योंकि वहाँ पे डिस्प्लेसमेंट नहीं होता। उसकी वजह आप जानते होंगे, वो
डिस्प्लेसमेंट, वर्क डन, फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट 0, डिस्प्लेसमेंट नो वर्क डन, या अगर 90 डिग्री पे है तो भी वर्क डन नहीं होगा। वो आपने 9th में 11th में काफ़ी पढ़ा है उसके बारे में। तो मेरा इस जगह पे सिर्फ आपको ये समझाना था कि फोर्स वो है जो डिस्प्लेसमेंट क्रिएट करेगा, और न्यूटन का सेकंड लॉ है कि जिधर फोर्स लगेगा उधर ही डिस्प्लेसमेंट होगा। ये सब आपने पढ़ा है। तो चलिए अब हम आगे चलते हैं। अब इस चैप्टर में हमने ये देखा अभी तक कि फोर्स है, फोर्स डिस्प्लेसमेंट क्रिएट करेगा, लेकिन एक बहुत छोटी सी बात, मतलब बच्चे भी समझ जाएंगे इस बारे में कि सर फोर्स तो तभी लगता है जब दो बॉडीज होंगी। अब वो मास हो, चार्ज हो, मैग्नेट हो, आदमी हो, कुत्ता हो, कुछ भी, तो एटलीस्ट दो लोग तो चाहिए आपस में झगड़ा करने के लिए, एक दूसरे को डिस्टर्ब करने के लिए। और ये झगड़ा, ये डिस्टर्बेंस शुरू कब होती है सर? जब कोई पहला दूसरे के एरिया में या दूसरा पहले के एरिया में, मतलब अगर आप उसके एरिया में नहीं जाएंगे तो फोर्स नहीं लगेगा। तो फोर्स लगने के लिए दो चीज़ें चाहिए, एक तो मिनिमम 2 बॉडीज चाहिए। यहाँ पे इस चैप्टर में 2 चार्ज चाहिए। चार्ज का नेचर कैसा भी हो सकता है, प्लस माइनस, लेकिन 2 चार्ज तो चाहिए ही चाहिए। और उस चार्ज को किसी भी दूसरे चार्ज के एरिया ऑफ इन्फ्लुएंस में, जिसको कि अभी हम आगे पढ़ेंगे फील्ड कहते हैं, उस फील्ड में आना होगा। क्योंकि अगर वो फील्ड में नहीं आ रहा, उसके एरिया में नहीं आ रहा है, तो 2 चार्ज हो, 10 चार्ज हो, तब भी फोर्स नहीं लगेगा। तो फोर्स लगने के लिए उसको उसके एरिया में आना ही पड़ेगा, और जब वो एरिया में आएगा तब फोर्स की कहानी स्टार्ट होगी। अब जैसे कि यहाँ पे आपको दिख रहा है कि हमने अभी तक क्या पढ़ा भैया, कि 2 बॉडी होनी चाहिए और उनको उनके एरिया में आना पड़ेगा, दूसरे वाले के एरिया में आना पड़ेगा। तो जिसके एरिया में कोई जाएगा उसको हम बोलेंगे सोर्स चार्ज, क्योंकि उसका इलाका होगा, उसके इलाके में कोई जा रहा है। तो जिसका इलाका है उस वाले को हम पर्टिकुलर यहाँ पे कहेंगे सोर्स चार्ज। किसका सोर्स? उस इलेक्ट्रिक फील्ड का सोर्स जिसमें आप इंटर करने जा रहे हैं, या जिसमें कोई दूसरा चार्ज इंटर करने जा रहा है। तो जिसका एरिया, उसको हम बोलेंगे सोर्स चार्ज, और जो उस एरिया में कदम रखेगा उसको हम बोलेंगे टेस्ट चार्ज। ये उल्टा हो सकता है, आगे हम अभी पढ़ेंगे कि टेस्ट वाला सोर्स बन सकता है, सोर्स वाला टेस्ट बन सकता है। क्योंकि न्यूटन का जो थर्ड लॉ है वो तो हर जगह रहेगा। जब फोर्स होगा तो थर्ड लॉ, एक्शन और रिएक्शन फोर्सेस इक्वल एंड अपोजिट, वो सब अभी हम आगे वेक्टर फॉर्म में जब इसी फोर्स को पढ़ेंगे और डिटेल में, तो वहाँ पे हम देखेंगे कि सब कुछ वैसा ही, कुछ नहीं बदला है। सिर्फ एक कहानी बदली है कि यहाँ पे एक फील्ड की कहानी आ गई है। उस फील्ड में साहब आपको इंटर होना पड़ेगा। जिसका फील्ड होगा उसको हम सोर्स बोलेंगे, और जो इंटर कर रहा होगा उसको हम टेस्ट बोलेंगे। यानी जिस पे फोर्स लगेगा उसको हम टेस्ट बोलेंगे, और जो फोर्स लगाएगा उसको हम सोर्स बोलेंगे। तो वही सवाल जो मैंने बोला कि हम पहचाने कैसे सर कि कौन सोर्स है और कौन टेस्ट है। तो आपके क्वेश्चन में, अब मैं प्रैक्टिकली समझा रहा हूँ, कि आपके क्वेश्चन में जैसे दिया हुआ रहता है कि कोई सेटअप ऑफ चार्ज रहेगा, सुपरपोजिशन प्रिंसिपल के सवाल होते हैं ना, एक स्क्वायर के कॉर्नर पे 4 चार्ज हैं, ट्रायंगल के वर्टिसेस पे चार्ज हैं। तो ऐसा सेटअप रहेगा, और उसमें आपको किसी एक चार्ज के बारे में बोलेगा कि इस चार्ज पे बाकी चार्ज की वजह से नेट फोर्स बताओ। तो जिसके बारे में पूछे, जो ऑब्जर्वेशन के अंदर चार्ज है, जिस पे इफ़ेक्ट पूछा जा रहा है, वो तो जी हो जाएगा टेस्ट चार्ज। और उसको छोड़ के बाकी वहाँ पे जितने भी मौजूद हैं, वो 1 हो, 2 हो, 3 हो, जितने भी, जिस पे आपको फोर्स निकालना है वो है टेस्ट चार्ज। उसको छोड़ के बाकी सारे के सारे हो जाएंगे सोर्स चार्ज, और उसको आप एक एक करके कैलकुलेट करेंगे। ठीक है, तो अब हम इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड को समझेंगे, क्योंकि अब तक ये कैरेक्टर बार बार मेरे जुबान पे आ रहा है, फील्ड 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 फील्ड, कि भैया ये फील्ड क्या है। इलाका, एक चार्ज का इलाका भी आपने पढ़ा कि जिसका इलाका होगा उसको सोर्स चार्ज बोलेंगे, और उस इलाके में जो दखलंदाजी देगा या दखल देगा या इंटर करेगा उसको हम टेस्ट चार्ज बोलेंगे। तो ये इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड होता क्या है? मोटा मोटी आप सब जानते हैं, मतलब हर बच्चे की अपनी अलग डेफिनेशन होगी, हर बुक में थोड़ा 19-20 करके लिखा रहता है। मैं भी वही बात बोलूँगा, मैं कुछ नया नहीं बताऊँगा, कि इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड एक रीजन है, एक सराउंडिंग है, एक स्पेस है, किसी भी पॉइंट चार्ज के चारों तरफ, इन 3D में, मतलब स्पेस में बोल रहा हूँ, तो हर तरफ, उसके चारों तरफ एक ऐसा एरिया, एक ऐसा इलाका जहाँ पे अगर कोई दूसरा चार्ज आएगा तो उस पर एक फोर्स लगेगा। वो एट्रैक्टिव रिपल्सिव फोर्स हो सकता है,
लेकिन उस पर एक फोर्स लगेगा अगर कोई चार्ज किसी के इलाके में दाखिल होता है तो उसी इलाके को हम इलेक्ट्रिक फील्ड बोलेंगे। ये वो एरिया है या ये वो स्पेस है जहाँ तक उस पहले वाले चार्ज की यानी सोर्स चार्ज की चलती होगी। ठीक है, इसको हम कैपिटल ई से डिनोट करते हैं। और इसकी सबसे बड़ी बात क्या है ना कि एक वेक्टर क्वांटिटी है, तो वेक्टर क्वांटिटी को कैसे समझें। मैं बहुत आसानी से समझता हूँ या समझाता हूँ कि वेक्टर कुछ तोप चीज़ नहीं है साहब। कोई ऐसी क्वांटिटी जो हर पॉइंट पे हर लोकेशन पे अपनी वैल्यू या डायरेक्शन बदल ले, यानी कि जब भी आप उसको एक्सप्लेन करें तो आप उसकी वैल्यू भी बताएंगे और उसकी डायरेक्शन भी बताएंगे कि भैया उधर गया है या उधर है या यहाँ पे कम है वहाँ पे ज़्यादा है, यहाँ पे ऊपर है यहाँ पे नीचे है। तो जब वैल्यू और उसका डायरेक्शन दोनों चेंज होता हो तो उसको हम वेक्टर कहते हैं। और इलेक्ट्रिक फील्ड एक वेक्टर क्वांटिटी है। तो चार्ज सेम हो सकता है लेकिन उस चार्ज के चारों तरफ अलग अलग पॉइंट पे अलग अलग लोकेशन पे उसका इलेक्ट्रिक फील्ड अलग अलग हो सकता है। तो सर इस इलेक्ट्रिक फील्ड पे आप इतनी भाषणबाजी दे रहे हैं तो ऐसा क्या खास है इस इलेक्ट्रिक फील्ड में जिस पे हम इतनी इतनी अपनी तवज्जो दे रहे हैं, इतनी चर्चा कर रहे हैं। कभी आप लोग खुद से सवाल पूछिए, आपको जवाब मिल जाएगा। आपने फोर्स बहुत बचपन से पढ़ा है, 9th में पढ़ा, 10th में पढ़ा, 11th में पढ़ा, मतलब इस साल 12वीं में आने से पहले, इलेक्ट्रोस्टैटिक में इंटर करने से पहले आपने फोर्स बहुत सुना है, बहुत पढ़ा है। लेकिन कभी इस फोर्स को बताने के लिए किसी फील्ड की ज़रूरत पड़ी है क्या आपको? मुझे जहाँ तक याद आता है ग्रेविटेशन वाले चैप्टर में थोड़ा सा फील्ड का एक जिक्र आता है कि भैया जो वो जी स्मॉल जी 9.8 यानी एक्सेलरेशन ड्यू टू जो ग्रेविटी है ना, वो इवेंचुअली धरती का, अर्थ का ग्रेविटेशनल फील्ड भी है। किसी बच्चे को ये पता है, किसी को नहीं पता है, और कोई गलती नहीं है क्योंकि हम टीचर्स भी आपको बहुत ध्यान से ये बात नहीं सिखाते हैं क्योंकि इतनी वैल्यू वहाँ पे नहीं है। तो ऐसा क्या हो गया सर इस चैप्टर में कि अचानक इस फील्ड की वैल्यू, औकात बहुत बढ़ गई है। तो अब जो हम अगले 4 मिनट, 5 मिनट, 8 मिनट जो चर्चा करेंगे वो इसी पे करेंगे, क्योंकि अगर हम इलेक्ट्रिक फील्ड का खेल समझ गए ना तो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स का सारा खेल ख़त्म हो जाएगा। मतलब आपको जो डर लगता है या जो आपको कॉन्फिडेंस नहीं आता है वो इसलिए नहीं आता है क्योंकि आप फोर्स पढ़ते हैं। सारी किताबें पता नहीं क्यों ऐसे लिखी गई हैं कि फोर्स 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 फोर्स, और फोर्स का सारा चक्कर ही शुरू होता है क्योंकि आप तो फोर्स का फार्मूला 1/4πε0 Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर लगा लेते हैं और फिर आपको बाद में सुपरपोजिशन वाले सवाल बनाने में थोड़ी दिक्कत होने लगती है। तो उसको मारने के लिए आपको अपनी इम्यूनिटी बढ़ानी पड़ेगी, और उस इम्यूनिटी का नाम है कि आपको इलेक्ट्रिक फील्ड को, इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड को बहुत ध्यान से समझना पड़ेगा। आप इसको समझ गए तो सब कुछ समझ गए। तो चलिए मैं क्या समझाना क्या चाहता हूँ। तो पहले तो एक बात मैं क्लियर कर दूँ कि अभी जो हम अगले 5 मिनट सीखने वाले हैं या सुनने वाले हैं या समझने वाले हैं, ये आपकी जानकारी के लिए है, उस जानकारी के लिए है जो आपका यकीन बनेगी कि अच्छा मैं जानता हूँ ये खेल क्यों हो रहा है। इसका कोई मार्क्स से सीधा संबंध नहीं है, ऐसा कोई एग्ज़ाम में नहीं आएगा ऐसा सवाल, लेकिन उस सवाल के पीछे का सच छुपा हुआ है इन सारी बातों में। तो चलो समझो मैं क्या समझाना चाहता हूँ। मैं सिर्फ वही समझाना चाहता हूँ जो मैं अभी समझा रहा था कि पहले जब हम फोर्स पढ़ रहे थे, पूरा न्यूटोनियन मैकेनिक्स हमने पढ़ लिया, सब जगह फोर्स था, फ्रिक्शन था, सूडो फोर्सेस थे, रिएक्शन फोर्सेस थे, टेंशन था, लेकिन कहीं पे भी इवन स्प्रिंग का फोर्स था, इलास्टिक फोर्स जो था, कहीं पे भी फील्ड की चर्चा नहीं थी। लेकिन उसके अलावा आप चार्ज, मैग्नेट, हीट, फ्लूइड, साउंड, इन सब जगह पे कहीं ना कहीं थोड़ा 19-20 करके फील्ड की चर्चा आती है। तो ये फील्ड क्या है? तो मोटा मोटी ऐसा समझो कि फील्ड की चर्चा सर हम जो कर रहे हैं ना वो एक्चुअली इनडायरेक्टली हम मीडियम की चर्चा कर रहे हैं। यानी मीडियम से अगर इन सब चीज़ों पे असर पड़ रहा है तो हमको फील्ड पढ़ना ज़रूरी है। और अगर मीडियम से कोई फ़र्क नहीं पड़ता, जैसे कि न्यूटन साहब का जो फोर्स था उसको बहुत फ़र्क नहीं पड़ता है मीडियम से, ठीक है। तो इसीलिए वहाँ पे मतलब फील्ड की, उस फील्ड की बहुत ज़्यादा का सिग्निफिकेंस नहीं है। लेकिन अब जब हम जो पढ़ने वाले हैं इसमें जो हमारा एनर्जी का जो प्रोपगेशन होगा, जो एनर्जी एक चार्ज से दूसरे चार्ज तक जाएगी, क्योंकि एनर्जी का डिस्ट्रीब्यूशन ही फोर्स को खड़ा करेगा।
क्योंकि एनर्जी चेंज होगी तो वर्क डन होगा, और वर्क डन कैसे होगा, तो फोर्स होगा, तो फोर्स होगा तो डिस्प्लेसमेंट होगा। तो ये सारी कहानी होगी क्यों? ये सारी कहानी होगी इसलिए क्योंकि ये सारी कहानी जहाँ हो रही है, ये सीन जहाँ चल रहा है, जिस माहौल में चल रहा है, उसका नाम है मीडियम। और मीडियम की कहानी जो है वही है फील्ड की कहानी, चाहे वो चार्ज हो चाहे वो मैग्नेट हो। ठीक है, तो मोटा मोटी आपको बात समझ में आ गई कि फील्ड के कैरेक्टर के पीछे फिर दो तीन कैरेक्टर हैं, जिसमें से एक है एनर्जी, और एनर्जी लगाने वाली एंटिटी जो एनर्जी या तो झेलेगी या झेलवाएगी। ठीक है, और मीडियम की कहानी, तो चाहे वो इलेक्ट्रोस्टैटिक हो चाहे वो मैग्नेटिक फील्ड वाला जो 12th में आपका अगला चैप्टर आएगा, उसमें बहुत 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 ज़रूरत होने वाली है इसकी। जैसे इलेक्ट्रिक फील्ड में हमने एक वर्ड यूज किया था परमिटिविटी, तो ये टर्म जो है ये प्रॉपर्टी है किसी मीडियम की। इसी तरीके से अगले चैप्टर मैग्नेटिक फील्ड जब आप पढ़ रहे होंगे तो वहाँ पे परमीबिलिटी आएगा। और ध्यान दो, मैं हर दोनों चैप्टर में एक वर्ड यूज कर रहा हूँ फील्ड, फोर्स नहीं, क्योंकि अब यहाँ से 12th में फोर्स चला जाएगा बैक सीट पे और फील्ड आ जाएगा फ्रंट सीट पे। 11th में ऐसा नहीं था, 11th में सब कुछ फोर्स 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 फोर्स, तुम ही हो माता पिता तुम ही हो, फोर्स ही था। यहाँ पे ऐसा नहीं होगा 12th में, यहाँ फोर्स छोटा हो जाएगा, क्योंकि फोर्स जिसकी वजह से लगेगा उसको कहेंगे फील्ड। यानी उस मीडियम में किसी भी बॉडी की ताकत जिस एरिया में जहाँ तक चलती है, और वो जो ताकत है वो मीडियम बदलने पे ताकत बदल जाती है। तो ये सारी कहानी है फील्ड की कहानी। तो फील्ड की कहानी है किसी की ताकत की कहानी, वो ताकत किस माहौल में है यानी किस मीडियम में है, और किस तरीके से डिस्ट्रीब्यूटेड है, किस लोकेशन पे कैसी है, ये सब है फील्ड की कहानी, जो कि मैकेनिक्स में नहीं था, अब है। तो अब हम फोर्स पढ़ने से पहले फील्ड पढ़ेंगे। तो इस पर्टिकुलर चैप्टर में हम इलेक्ट्रिक फील्ड बोलेंगे, इलेक्ट्रिक फील्ड के बारे में अब हम पढ़ते हैं। तो यहाँ से फिर अब आपको सब कुछ पता है। इस बीच की कहानी को मैं थोड़ा सा पर्दे में लेके आया था, पर्दा खोल के सामने लेके आया था। अब यहाँ से आप फिर जानते हैं कि हाँ सर ये तो पता ही है, इलेक्ट्रिक फील्ड का फार्मूला होता है 1/4πε0 Q/r², यानी इलेक्ट्रिक फील्ड भी चार्ज बड़ा होगा तो उसका इलेक्ट्रिक फील्ड बड़ा होगा। और यहाँ भी इन्वर्स स्क्वायर लॉ है जैसे फोर्स में था, यानी कि इलेक्ट्रिक फील्ड इज इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू स्क्वायर ऑफ द डिस्टेंस। और एक पॉइंट चार्ज होगा, उसका आउटवर्ड्स होगा बाहर की तरफ, रेडियली आउटवर्ड्स इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन्स निकल रही होंगी। अब इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन्स है ना, तो इस पर भी हम आगे चर्चा करेंगे किसी अगले वीडियो में। आज हम पूरा फोकस करेंगे सिर्फ फील्ड पे और फोर्स पे, और उससे कुछ जुड़े हुए सवाल बनाएंगे, कुछ असाइनमेंट लेंगे। तो कोशिश करेंगे कि आज इस अगले 40 मिनट में 45 मिनट में हमारा डर ख़त्म हो जाए, या अगर पॉजिटिवली मैं बोलूँ तो हम और ज़्यादा फैमिलियर या और ज़्यादा कॉन्फिडेंट हो जाएं अपने फील्ड और फोर्स के कंसेप्ट को लेकर के, कि अंधेरे में भी सवाल आए तो हम उस सवाल को बना दें। तो इसमें कुछ नहीं है, ये आपको सब कुछ पता ही है। इस फोटो में मैंने ये दिखाने की कोशिश की है कि इलेक्ट्रिक फील्ड जो है वो एकदम सेंटर पे जहाँ पे चार्ज रखा है वहाँ पे सबसे ज़्यादा रहेगा, मैक्सिमम वैल्यू रहेगी 1/4πε0 Q/r²। और जैसे जैसे आप उससे दूर जाएंगे, बाहर जाएंगे सरफेस से, वो डिक्रीज होना शुरू हो जाएगा। फिर मैंने बोला था कि हम परमिटिविटी की बात करेंगे। परमिटिविटी की वैल्यू यहाँ पे गिवन है, फिर से एक बार के की वैल्यू गिवन है। इसके यहाँ पे एक यूनिट्स है, इसके अलावा भी दूसरे यूनिट्स होते हैं। वैल्यू चेंज नहीं होगी, यूनिट्स चेंज हो सकते हैं, तो वो आप चेक कर लेना। ज़रूरी नहीं है कि मैंने जो यूनिट लिखा है वही एक यूनिट है, और भी इसकी यूनिट है, मतलब आप न्यूटन के टर्म में भी लिख सकते हैं, तो वो आप देख लेना। अब ये दोनों पिक्चर जो है वो NCERT या विकीपीडिया से मैंने लिया है, क्योंकि मुझे लगा कि यहाँ पे इसको रखना ज़रूरी है, आसानी से आप समझ सकते हैं। तो दोनों फ़ोटो एक ही कहानी कह रही है कि अगर पॉजिटिव चार्ज है तो उससे इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस बाहर की तरफ निकल रही होंगी, और अगर नेगेटिव है तो उसके अंदर आ रही होंगी, उसकी तरफ आ रही होंगी, ठीक है, कन्वर्ज कर रही होंगी। तो बगल वाले फ़ोटो में भी यही है, ब्लू जो है वो आने वाली है और रेड जो है वो जाने वाली है। तो आप अगर ध्यान से देखेंगे तो हर एक तरह के सरफेस में 3 तरीके का सरफेस है। ध्यान दीजिए कि जहाँ पे इंटर कर रहा है उसको ब्लू से दिखाया है, तो डेफिनेटली वो नेगेटिव फेस है, और जहाँ से वापस वो फील्ड लाइंस निकल रही हैं वो
पॉजिटिव होंगी। तो आपको मोटा मोटी बस इतनी बात समझ लेनी है यहाँ पे कि साहब किसी भी सरफेस पे जहाँ अगर फील्ड लाइंस इंटर कर रही होंगी उसकी तरफ आ रही होंगी तो वो निगेटिव होगा, या वाइस वर्सा अगर निगेटिव होगा तो फील्ड लाइंस अंदर की तरफ आ रही होंगी, और अगर पॉजिटिव होगी तो फील्ड लाइंस बाहर की तरफ जा रही होंगी, या बाहर की तरफ जा रही होंगी तो वो सरफेस डेफिनेटली पॉजिटिव ही होगी। इसमें एक और चीज़ छुपी हुई है जो शायद हम आगे कभी चर्चा करते, लेकिन जब सामने से आँखों के सामने दिख रही है तो बात कर ही लेते हैं। किसी भी सरफेस के अंदर फील्ड लाइंस नहीं है। इसको आप दो तरीके से पढ़ सकते हैं, इसको गॉसेस लॉ में भी पढ़ेंगे, इसको इलेक्ट्रोस्टैटिक शील्डिंग भी कहते हैं। किसी भी होमोजीनियस सरफेस के अंदर, किसी भी इनक्लोज सरफेस के अंदर चार्ज नहीं रहता, और अगर अंदर चार्ज नहीं रहेगा तो अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं रहेगा, अंदर आप सेफ हैं। तो अंदर आपसे चार्ज पूछे, इलेक्ट्रिक फील्ड पूछे, दोनों आंख मूंद के 0 लिखना है अगर वो कंडक्टिंग इनक्लोज सरफेस है तो। बाकी उसके बाहर वाले सरफेस पे आ रहा होगा, बाहर वाले सरफेस से निकल रहा होगा, आ रहा होगा तो फिर मैं बोल दूँ आना मतलब नेगेटिव, जाना मतलब पॉजिटिव। तो कई बार बच्चों को कई तरह के सवाल आते हैं कि दो चार्ज रखा है एक लाइन पे, स्ट्रेट लाइन पे, बीच में किसी पॉइंट पे बताओ कि नेट इलेक्ट्रिक फील्ड कितना होगा, या वो पॉइंट बताओ जहाँ पे नेट इलेक्ट्रिक फील्ड 0 होगा। ऐसा बहुत सारा सवाल आपने बेसिक सवाल देखा होगा। तो मैंने सवाल नहीं लेकर के मैंने उसके कंसेप्ट को ले लिया है ताकि आप कहीं भी इसको इम्प्लीमेंट करें और आप समझ जाएं। दूसरी वजह मुझे लगा कि बहुत सारा टेक्स्ट हो गया था, है ना, लिखा लिखा बहुत पढ़ना पड़ रहा था, तो कुछ रिलैक्स करते हैं अगले 2-3-5-10 मिनट तक, और हम फ़ोटो में खेलेंगे, विजुअल्स में देखेंगे, विजुअल्स में समझेंगे, लिखा और पढ़ा हुआ कम काम करेंगे। तो जैसे एक बच्चा है, एक तरफ उसके प्लस चार्ज रखा है, दूसरी तरफ भी प्लस चार्ज रखा है। मैंने इसको ऐसे समझाया आपको कि प्लस चार्ज मतलब उससे फील्ड लाइन से निकलना। अब फील्ड लाइन से निकलना को आप विजुलाइज नहीं कर पाते हैं रियल लाइफ में, तो मैंने बोला कि चलो जी ऐसा मान लो कि प्लस चार्ज एक फ़ैन है जो हवा फेंकेगा, और नेगेटिव चार्ज को आप वैक्यूम क्लीनर मान लें जो हवा सक करेगा। अब आपको ये फिगर समझ में आ रही होगी। तो ऊपर वाले पार्ट में बच्चा खड़ा है, दोनों पंखे पॉजिटिव है, यानी दोनों हवा फेंकेंगे, तो उस बच्चे को दोनों पंखों से हवा आती हुई फील होगी। यानी अगर उस पर इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है तो दोनों इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होंगे, सब्सट्रैक्ट हो जाएंगे, ऐड नहीं होंगे। उल्टा है, बच्चे की नज़र से देखो, पंखे की नज़र से नहीं। बच्चा इज द ऑब्जर्वर, ऑब्जर्वर को क्या दिख रहा है, एक दाएं से आ रहा है, एक बाएं से आ रहा है, तो ये दोनों एक दूसरे को काटेंगे, कैंसिल आउट करेंगे या सब्सट्रैक्ट होंगे। अगर उनकी वैल्यू अलग अलग है, सेम वैल्यू है तो कैंसिल आउट कर देंगे, मतलब सब्सट्रैक्ट करेंगे, माइनस होगा, ऐड नहीं होगा। नीचे वाले फ़ोटो में ऐड होगा, क्योंकि एक पॉजिटिव है यानी वो तो हवा देगा, और जो नेगेटिव है यानी वो हवा सक कर रहा है, अपनी तरफ खींच रहा है। तो अब ऑब्जर्वर की नज़र से देखो तो उसको दोनों डायरेक्शन एक ही नज़र आएगी, मतलब एक से आती हुई और दूसरे से भी जाती हुई, यानी जाना मतलब भी आना ही। तो बेसिकली सेम डायरेक्शन में यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड ऐड हो जाएगी। अब इसी फ़ोटो को मैंने थोड़ा सा और चेंज किया, क्योंकि वहाँ लीनियर था, वहाँ पे आपको वेक्टर समझना बहुत आसान था, प्लस माइनस। अब मैंने थोड़ा सा नीचे कर दिया बच्चे को, यानी कि अब जो है उसको दोनों इलेक्ट्रिक फील्ड थोड़ा किसी एंगल पे इंटरसेक्ट कर रही है। तो बाकी आपको अब समझ में आ गया होगा। दो इलेक्ट्रिक फील्ड है, नीचे अब देखिए बच्चे के फ्री बॉडी डायग्राम बना हुआ है, दो इलेक्ट्रिक फील्ड है, दोनों उससे दूर जा रहे हैं, दोनों के बीच का एंगल अगर सवाल में दिया हुआ है या कई बार छुपा हुआ रहेगा। छुपा हुआ कैसे रहेगा सर, मान लो स्क्वायर है, मान लो इक्विलेटरल ट्रायंगल है, तो उसमें बोलने की ज़रूरत नहीं है कि इंटीरियर एंगल 60 डिग्री है, तो वो आपको समझ में आ जाना चाहिए। तो एंगल लगाइए और जैसे वेक्टर सम करते हैं a² + b² + 2ab cos थीटा का अंडर रूट कर दीजिए। रेड लाइन से आपको जो दिख रहा है इसमें, वो रेड लाइन नेट इलेक्ट्रिक फील्ड है, दोनों का वेक्टर सम करने के बाद। अब मैंने अगले वाले में क्या किया है, अगले वाले में भी वही किया ताकि आपका फंडा और साफ़ सुथरा सा हो जाए। इसमें भी मैंने वही किया, बस इसमें थोड़ा सा एंगल वेंगल चेंज कर दिया है। तो इस पर दोनों पंखे नीचे कर दिए हैं, एक पंखे को पॉजिटिव कर दिया है, एक पंखे को नेगेटिव कर दिया है। तो पॉजिटिव वाला दूर फेंकेगा हवा, नेगेटिव वाला अपनी तरफ खींचेगा। तो आपको इस तरीके से दो इलेक्ट्रिक फील्ड के वेक्टर मिल गए, E1 और E2। फिर इनके बीच का एंगल आपको सवाल में दिया हुआ रहेगा,
वो एंगल पुट कीजिए। रेड लाइन जो है वो आपका रिजल्टेंट है। रिजल्टेंट फिर वैसे ही निकलेगा E1² + E2² + 2E1 E2 cos थीटा का अंडर रूट, और आपको रेड लाइन वाला आंसर विथ एंगल मिल जाएगा। तो आप परेशान नहीं हो। अब जो आपने सीखा है, मैं उम्मीद करता हूँ कि आपने कुछ तो सीखा ही होगा, और ऐसा हो सकता है कि आपको कुछ पहले से पता हो कुछ को। तो मैं जो ये वीडियो बना रहा हूँ इसलिए बना रहा हूँ कि किसी भी कोने में भारत में कोई भी बच्चा बैठा है जिसको फिज़िक्स से थोड़ा बहुत डर लगता है, साइंस ले लिया है या तो मजबूरी में, या साइंस से बहुत मोहब्बत है, लेकिन थोड़ा सा लग रहा है कि यार समझ में नहीं आ रहा है, तो उसके लिए ये वीडियो है। किसी एक को भी बात समझ में आ गई तो मेरी मेहनत, मेरा जुनून आप देख रहे हैं तो मेरा हौसला बढ़ता जा रहा है। मैं कोशिश करूँगा कि ये सफ़र नहीं रुके, मैं वीडियो बनाता रहूँ, आपके काम आता रहूँ। आप और बताइए और मुझे समझाइए कि और क्या करना चाहिए, मैं करता रहूँगा। तो चलिए, इस बीच आपने सवाल पढ़ ही लिया होगा कि एक स्क्वायर है, स्क्वायर का साइड कुछ दिया होगा, x मीटर है, चारों कोने पे, चारों कॉर्नर पे चार्ज रखे हैं A B C, है ना, +Q -Q, और एक टेस्ट चार्ज ब्लू कलर में मैंने दिखाया है, उस पर आपको बोल रहा है नेट इलेक्ट्रिक फील्ड निकालने। तो मैंने क्या किया साहब, नेट इलेक्ट्रिक फील्ड वाले को रखा और दोनों पंखे की तरह इमेजिन किया। तो ए वाला जो था उससे हवा दूर की तरफ फेंक रहा होगा, है ना, और सी वाला उसको अपनी तरफ खींच रहा होगा। तो आप अगर छोटे वाले क्यू पे, ब्लू वाले डॉट पे खड़े हैं, छोटे वाले चार्ज पे, टेस्ट चार्ज पे, तो आपको समझ में आ रहा होगा कि आपसे एक क्यू ए हॉरिजॉन्टल लाइन में दूर जा रही है और एक डाउनवर्ड क्यू सी आपको नीचे की तरफ वो अपना पुल कर रहा होगा। तो इन दोनों का रिजल्टेंट रेड लाइन में आपको दिख रहा होगा। ठीक है, वैसे आप 45 डिग्री है यहाँ पे, साइड सेम है, चार्ज सेम है, तो बाकी तो आप निकाल ही लेंगे। अब मैंने क्या किया, उसकी जो रेड लाइन निकली, उसकी रेड लाइन को अब मैं, क्योंकि वो जो था वो ए और सी का रिजल्टेंट था, यहाँ भी जो आपको दो ग्रीन और एक रेड दिख रहे हैं वो पिछले वाले स्लाइड के हैं, तो उससे आपने रेड लाइन निकाल लिया जो कि रिजल्टेंट है किसका, ए और सी का। अब उस रिजल्टेंट को नीचे दो रेड लाइन, ए और सी का रिजल्टेंट और एक बी वाला इलेक्ट्रिक फील्ड, है ना, जो कि दूर उसको फेंकेगा। यहाँ पे ध्यान देना, बाकी सब जगह जो डिस्टेंस था वो x होगा, बी वाले के लिए डिस्टेंस चूँकि ये डायगोनल है तो यहाँ पे √x का, है ना, √2x, ये मिसप्रिंट है, √2x होना चाहिए। तो √2x का स्क्वायर करेंगे आप, है ना, तो 2x² नीचे में आएगा, बाकी जगह पे x² आएगा, यहाँ पे 2x² आएगा। आपको बात मेरी समझ में आ गई होगी। तो अब क्या करना है साहब, ए और सी का आपने पहले रिजल्टेंट निकाल लिया, तो उसके रिजल्टेंट को बी के साथ आप ऐड करेंगे वेक्टर में, और पर्पल लाइन से जो आपको लाइन दिख रही है वो आपको तीनों का रिजल्टेंट मिल गया, मतलब ए सी एंड नाउ बी। तो जो पर्पल लाइन है वो एक्चुअली वेक्टर सम है ड्यू टू ए, ड्यू टू सी, ड्यू टू बी, और आपको आपका आंसर मिल जाएगा। तो ये भी मैंने इसमें वैल्यू नहीं दी, सिंपल रखा है ताकि आप सिर्फ कंसेप्ट समझे। मतलब देखो, समझो, इतना तो समझ में आपको आ ही गया होगा कि आपको परेशान फिजिक्स नहीं कर रहा है, आपको परेशान वेक्टर कर रहा है। तो वेक्टर में ही खेलना है, और अगले 1.5-2 महीने जब तक कि पूरा पार्ट 1 12th का चल रहा है, यानी जब तक आप मैग्नेटिक फील्ड की दुनिया में हैं, फील्ड फोर्स सोर्स, तो अगले 1.5-2 महीने बहुत वेक्टर सीखना है आपको। वेक्टर का कॉन्फिडेंस आपके पास होना चाहिए। तो वेक्टर एडिशन, वेक्टर सब्सट्रैक्शन, वेक्टर का रिजल्टेंट, वेक्टर का कंपोनेंट, यूनिट वेक्टर, क्रॉस प्रोडक्ट, डॉट प्रोडक्ट, तो पूरा वेक्टर है। प्रॉब्लम यह है कि वेक्टर की कहानी आप पढ़ते 11th में, यूज आप 12th में करते हैं और तब तक आप भूल चुके होते हैं। तो एक बार मेरे बच्चों दोबारा से रिवाइव कर लो अपने वेक्टर को। तो चलो, अब फिर आपने तब तक ये सवाल देख लिया होगा। इस सवाल में क्या है, कोऑर्डिनेट सिस्टम है, और यही खेल है। जिसको कोऑर्डिनेट सिस्टम समझ में आ गया उससे ये सवाल बन भी गया होगा अब तक। इसमें x कोऑर्डिनेट पे एक चार्ज q1 है, y कोऑर्डिनेट पे एक चार्ज q2 है। x का कोऑर्डिनेट आपको दिख रहा है a 0 यानी a इज रिप्रेजेंटिंग पॉजिटिव x, q2 जो है वो 0 b 0 यानी b इज y एक्सिस। हमको जो निकालना है नेट इलेक्ट्रिक फील्ड वो निकालना है z एक्सिस पे, c दिख रहा होगा फिगर में। अब रेड लाइन डॉटेड लाइन से मैंने दिखा भी दिया है कि E1 और E2 वो भी आपको समझ में आ गया होगा।
तो इस सवाल में खेल है सर R1 और R2 निकालने का, यानी वेक्टर फॉर्म आ गया इलेक्ट्रिक फील्ड का। तो जो भी R1 और R2 इजीली निकाल लेगा वो इस सवाल को सॉल्व कर लेगा, क्योंकि फार्मूला E इज इक्वल टू 1/4πε0 Q/r² सबको पता है। तो मेरे बच्चों बहुत आसानी से क्या करो, इसको ब्रेक करो। क्या ब्रेक करो सर, जो A है उसको एक्चुअली आप कर दो AI कैप। आई कैप इज यूनिट वेक्टर अलॉन्ग पॉजिटिव एक्स एक्सिस। जहाँ B है उसको लिख दीजिए BJ कैप, और जहाँ C है उसको कर दीजिए CK कैप अलॉन्ग जेड एक्सिस। अब आपको बहुत कुछ समझ में आ गया होगा। अब आप फार्मूला लगा लेंगे। तो जो हमारा फार्मूला था इलेक्ट्रिक फील्ड का KQ/r², उसको थोड़ा सा चेंज करके क्या कर लो, KQR वेक्टर डिवाइडेड बाय नीचे R³ कर लीजिए। ठीक है, इससे क्या होगा, आपका पूरा का पूरा जो खेल है वो ठीक हो जाएगा। उससे आपका ये फार्मूला वेक्टर फॉर्म में बन जाएगा। ठीक है सर, तो R यूनिट वेक्टर और R2 यूनिट वेक्टर मल्टीप्लाई कर दीजिए। तो चलिए कैसे करना है। तो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगा, ये आपको पता है कि E1 प्लस E2 को ऐड कर देंगे सर। और इसमें कोई एंगल नहीं निकालना है सर, क्योंकि ऑलरेडी I J K के टर्म में आपको गिवन है। ठीक है, तो आपको मेन जो मुद्दा है वो है R1 निकालना। तो R1 कैसे निकलेगा, अब आप देखो R1 कैसे निकलेगा। R1 मतलब क्या है सर, Q1 से ओरिजिन, और ओरिजिन से कहाँ जाना है, पॉइंट C तक, जहाँ पे निकालना है, यही मतलब है ना R1। R1 मतलब जहाँ Q1 है, Q1 से हमको पहुँचना है C तक, जहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है। तो आप क्या करेंगे साहब, आप रिवर्स डायरेक्शन में जाएंगे ओरिजिन, और ओरिजिन से वापस आएंगे C तक। तो अगर आप पीछे जाएंगे तो क्या वो नहीं हो जाएगा -AI कैप, क्योंकि अगर आप आगे आते तो वो होता +AI कैप, लेकिन आप उल्टा जा रहे हैं, पीछे जा रहे हैं। तो नेट डिस्टेंस जो है वो हो जाएगा -AI कैप प्लस C कैप। ये हो गया R1। इसी तरीके से R2 गौर करो, तो आप Q2 से नीचे आओगे ओरिजिन पे, और ओरिजिन से वापस आओगे C पे। तो नीचे आओगे, इसका मतलब आपकी जर्नी हो गई -BJ कैप प्लस CK कैप। यहाँ पे K कैप में लगाना भूल गया हूँ। तो IJK जब भी रहेगा वहाँ पे कैप, कैप रिप्रेजेंट्स यूनिट वेक्टर। यूनिट वेक्टर मतलब जो वेक्टर तो है, डायरेक्शन है, और जिसका मैग्नीट्यूड यूनिटी है, यानी उससे मल्टीप्लाई करने पे आपका वैल्यू चेंज नहीं होगा, लेकिन डायरेक्शन अगर नहीं था तो डायरेक्शन उसमें आ जाएगा। इतना आपको पता होगा। I X के अलॉन्ग, J Y के अलॉन्ग, K Z के अलॉन्ग यूनिट वेक्टर्स होते हैं। तो इसमें एंगल का खेल नहीं है, इसमें यूनिट वेक्टर का खेल है, वो आप कर लेंगे। तो R1 निकल गया -AI प्लस CK कैप, R2 निकल गया, यहाँ मिसप्रिंट है, R2 होना चाहिए। तो R2 इज इक्वल टू -BI कैप प्लस CK कैप होगा। ठीक है, ये भी आप देख लेना। अब है कि R1 की वैल्यू नीचे क्या रखेंगे सर, वेक्टर फॉर्म में तो हो गया। तो ये आपको पता है कि R1³ या R2³ जहाँ लिखेंगे वहाँ आपको क्या चाहिए, वहाँ पे आपको चाहिए R1 और R2 का मैग्नीट्यूड। मैग्नीट्यूड कैसे निकलेगा सर, मैग्नीट्यूड आपको निकलेगा ऐसे कि A² प्लस C² का अंडर रूट, B² प्लस C² का अंडर रूट, ऐसे ही तो मैग्नीट्यूड निकलता है। ठीक है, तो ये देख लेना, वहाँ पे R1 और R2 पे पावर 3 है, तो इसका मतलब इसकी वैल्यू जब वहाँ रखेंगे तो ये हो जाएगा A² प्लस C² का पावर 3/2। ठीक है, तो ये आप देख लेना। अब मेरे ख्याल से आपसे ये बन जाएगा, ऐसी कोई ख़ास बात इसमें नहीं थी। ठीक है, अब क्या सवाल है भाई। अब जो सवाल है इसमें क्या पूछ रहा है कि एक एक्स एक्सिस है, इस पे ओरिजिन है x इज इक्वल टू 0, दूसरा पॉइंट है x इज इक्वल टू L पे पॉजिटिव डायरेक्शन में। तो ओरिजिन पे 0 वाले पे रखा हुआ है चार्ज +8Q, दूसरे वाले पे रखा हुआ है -2Q। ठीक है साहब, आपसे पूछ रहा है कि वो लोकेशन बताओ, वो पॉइंट बताओ जहाँ पे इस एक्सिस पे, जहाँ पे नेट इलेक्ट्रिक फील्ड 0 होगा। तो क्या करना होता है, कुछ नहीं करना होता है साहब। आपको एक पॉइंट इमेजिन कीजिए जहाँ पे आप पहले ही मान लीजिए कि इलेक्ट्रिक फील्ड 0 है। तो जैसा कि आप इसमें देख रहे हैं, इसमें क्या हो गया, इसमें हो गया कि एक हमने बच्चा रख दिया
और उस बच्चे को हमने मान लिया कि वहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो है, जैसे आप खड़े हैं और आप फील करना चाहते हैं। तो 8 क्यूब जो पॉजिटिव है उसकी तरफ से आपको इलेक्ट्रिक फील्ड आती हुई नज़र आएगी, और जो -2 क्यूब है उसकी तरफ वही सेम पंखा और वैक्यूम क्लीनर तो खींच रहा होगा, पहला वाला धक्का दे रहा होगा। तो जहाँ पे आप खड़े हैं वहाँ पे दोनों इलेक्ट्रिक फील्ड का सम जीरो हो जाना चाहिए। तो ग्रीन से मैंने पॉजिटिव वाला रखा है, रेड से मैंने नेगेटिव वाला रखा है। ठीक है साहब, तो आपको समझ में आ रहा होगा। दोनों का इलेक्ट्रिक फील्ड निकालिए। इलेक्ट्रिक फील्ड का फार्मूला होता है 8KQ/r²। ठीक है, दूसरा जो डिस्टेंस है वो जो है वो r-l हो जाएगा। ये आपको समझ में आ रहा होगा क्योंकि l डिस्टेंस पे तो चार्ज ही रखा था। ठीक है ना, मैंने टोटल डिस्टेंस जो है वो मान लिया है r। तो दूसरे वाले चार्ज से, नेगेटिव वाले चार्ज से आपकी दूरी कितनी हो जाएगी, r-l। तो उसमें r-l का स्क्वायर कर दीजिए। अब दोनों को ऐड कर दीजिए, आप सॉल्व कीजिए, इसमें कट जाएगा, k क्यूब सब कट जाएगा। तो बचेगा क्या, बचेगा 8/r² इज इक्वल टू 2/r-l का होल स्क्वायर। ठीक है, इसको भी जब आप सॉल्व करेंगे, परफेक्ट स्क्वायर है तो बहुत लंबा सॉल्व नहीं करना है, स्क्वायर स्क्वायर दोनों साइड कॉमन लेके काट दो, तो बचेगा 2/r इज इक्वल टू 1/r-l, और इस आपको मिल जाएगा r इज इक्वल टू 2l का फॉर्मूला। तो अब चलिए, अब चलते हैं आगे। अब आगे क्या चलते हैं, ये वहीं आ गए जहाँ के लिए हमने ये पूरी कहानी शुरू की थी। तो वापस से हम पहुँचे हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स और कूलम्ब फोर्स पे। ठीक है, तो इतनी लंबी कहानी चली किसकी, फील्ड की। अब मुझे ऐसा लगता है, मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको फील्ड बहुत हद तक समझ में आ गया होगा, और अगर इन केस नहीं आया है तो फिर से बताइए, हम हार नहीं मानेंगे, दोबारा सीखेंगे, तिबारा सीखेंगे। क्योंकि आप ये बात मेरी समझिए, अगर हमने इलेक्ट्रिक फील्ड से दोस्ती नहीं की तो हमको फोर्स लगेगा कि आ गया है, लेकिन नहीं आएगा, वो कहीं ना कहीं किसी न किसी मोड़ पे जाके धोखा दे देगा। क्यों कह रहा हूँ मैं ऐसा, क्योंकि आप ब्लू लाइन में देख रहे होंगे फोर्स इज इक्वल टू टेस्ट चार्ज इनटू इलेक्ट्रिक फील्ड। तो इस टेस्ट चार्ज पे जो फोर्स लगेगा वो प्रोडक्ट होगा उसी टेस्ट चार्ज का। यानी जैसे आप जा रहे हैं किसी के इलाके में तो आपकी कितनी ठुकाई होगी ये डिपेंड करेगा आप पे और जिसके इलाके में आप जा रहे हैं। ठीक है, मतलब बुरा मत मानना, कुछ और सोच लेना। मुझे फ़िलहाल मेरे दिमाग में यही आया इसलिए मैंने एग्जांपल दे दिया। अरे मुझे रख लो कि मैं टेस्ट चार्ज हूँ, मैं कहीं गया तो मेरी ठुकाई होगी, फोर्स लगेगा मुझ पे, या इज्जत होगी, उल्टा कर लेते, मेरी इज्जत होगी, वो डिपेंड करेगा मुझ पे, और मैं किसके इलाके में गया हूँ, उसका इलाका कैसा है, कितनी ताकत है उस पर। अब ठीक है, सही एग्जाम्पल है। सो ये एक लीनियर रिलेशन है, वैसा ही जैसे आप बचपन से V इज इक्वल टू IR ओम्स लॉ पढ़ते आ रहे होंगे। तो फोर्स इज इक्वल टू Q इंटू E, और ये आपको इसलिए दिया गया है ताकि आपको कोई कन्फ्यूजन इसमें बचे नहीं। ठीक है, तो इतनी कहानी तो आपको समझ में आ गई होगी साहब, कि जितनी जल्दी आप ये समझ लेंगे कि फोर्स जो है वो फील्ड की वजह से ही है, यानी सोर्स के फील्ड में आप गए और वो इस फिगर में आपको दिख रहा है, तो फार्मूला वही हो गया, F इज इक्वल टू Q0E। Q0 टेस्ट चार्ज है, यानी वो चार्ज जिसकी कहानी आपको बतानी है, जिसकी फ़ोटो आपको छापनी है कि भैया इज्जत कितनी हुई, कितना मार खाया, ठीक है, कितना डैमेज हुआ है, और E किसके इलाके में गया था, कैसा इलाका था। ठीक है, तो फोर्स जो उस पर इम्पैक्ट लगा, E0 Q0 जिस पे इम्पैक्ट हुआ, और E जिसके इलाके में इम्पैक्ट हुआ। तो ये हो गया आपका फॉर्मूला। तो यहाँ पे सारी कहानी जो है वो जुड़ी हुई है किससे, E से। अब आपको इसमें साफ साफ समझ में आ रहा होगा कि जो पॉजिटिव है, ठीक है, जो पॉजिटिव चार्ज अगर टेस्ट चार्ज जा रहा है किसी इलेक्ट्रिक फील्ड में, तो उस पर जो फोर्स लगेगा वो फोर्स उसी डायरेक्शन में लगेगा जिस डायरेक्शन में इलेक्ट्रिक फील्ड होगा सोर्स का। यानी अगर वो पॉजिटिव है तो पॉजिटिव का आउटवर्ड्स होगा इलेक्ट्रिक फील्ड, और अगर पॉजिटिव चार्ज ही उसके इलाके में जा रहा है तो उस पर जो फोर्स लगेगा वो इलेक्ट्रिक फील्ड के डायरेक्शन में ही लगेगा, यानी बाहर लगेगा। अब आप गौर से देखेंगे तो साहब यहाँ पे रिपल्सन हो रहा है। बाकी इसकी कहानी हम बाद में फिर से दोबारा समझेंगे। इस बार मैंने कुछ नहीं किया है, उसी
चार्ज को, जो टेस्ट चार्ज जा रहा था, इस बार मैंने उसको नेगेटिव कर दिया। तो फॉर्मूला हो गया फोर्स इज इक्वल टू माइनस क्यू नॉट ई। कुछ नहीं बदला, टेस्ट चार्ज नहीं बदला, सोर्स चार्ज नहीं बदला, सोर्स चार्ज का इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं बदला, बदला कौन? टेस्ट चार्ज। और टेस्ट चार्ज पे लगने वाला फोर्स का डायरेक्शन, वैल्यू भी नहीं चेंज हुआ, हमने कुछ चेंज नहीं किया है। तो जो फोर्स पहले बाहर लग रहा था, बाहर बोलना गलत है, इलेक्ट्रिक फील्ड के पैरेलल लग रहा था, वो फोर्स इलेक्ट्रिक फील्ड के एंटी पैरेलल लग रहा है, क्योंकि माइनस साइन आपको ऊपर फॉर्मूले में दिख रहा है। तो फोर्स का डायरेक्शन इज उल्टा ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन। मैथ्स का इतना ही काम है फिजिक्स में, यानी मैथ्स लिखा तो जाता है माइनस में, फिजिक्स उसको पढ़ता है कि भैया डायरेक्शन उल्टा हो गई। यानी पहले तुम जाते थे दाएं तो मैं भी जाता था दाएं, लेकिन अगर माइनस होगा तो तुम तो जाओगे दाएं, मैं जाऊंगा बाएं। यही मतलब है फिजिक्स में नेगेटिव साइन का। तो जो फोर्स तब पहले बाहर लग रहा था, वो फोर्स अब अंदर की तरफ लग रहा है। अब इसमें क्या है, ये जो मैंने बनाया है, इसमें क्या है, इसमें आप देखिए बहुत आसान, बहुत सिंपल इसमें मैंने दिखाया है कि ये जो फार्मूला है ये क्यों इम्पोर्टेंट है। F इज इक्वल टू क्यू नॉट ई, क्योंकि ये आपको वैल्यू ऑफ फोर्स भी देगा जो आप बचपन से निकाल रहे हैं, मतलब बचपन से, 12th के बचपन से, और डायरेक्शन ऑफ फोर्स भी देगा, एक्शन और रिएक्शन फोर्स भी देगा, ठीक है। और उसके बाद आपको अट्रैक्शन और रिपल्सन फोर्स का फंडा भी देगा, ये भी आपको समझ में आ रहा होगा, ठीक है। तो ये सब देगा एक ही फार्मूला, एक फार्मूले पे आपने सिद्धि हासिल कर ली तो आप सब समझ लेंगे। और इस फार्मूले में भी कहानी छुपी क्या है, आइडेंटिफाइंग द टेस्ट चार्ज, आइडेंटिफाइंग द इलेक्ट्रिक फील्ड ऑफ सोर्स चार्ज, फाइंडिंग द डायरेक्शन ऑफ फोर्स अकॉर्डिंग टू द इलेक्ट्रिक फील्ड, क्योंकि चार्ज का तो डायरेक्शन होता नहीं है, चार्ज तो वेक्टर है नहीं, तो फोर्स वेक्टर है, इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर है, यानी फोर्स का वेक्टर की सारी प्रॉपर्टीज लेके कौन आएगा, इलेक्ट्रिक फील्ड। तो फोर्स किसको फॉलो करेगा, इलेक्ट्रिक फील्ड को। इलेक्ट्रिक फील्ड किसका है, सोर्स का है, तो सोर्स पॉजिटिव अगर होगा तो इलेक्ट्रिक फील्ड आउटवर्ड्स होगा, सोर्स नेगेटिव होगा तो इलेक्ट्रिक फील्ड इनवर्ड्स होगा, ठीक है। और इसी कहानी से टेस्ट चार्ज पॉजिटिव होगा तो जो इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन होगा, आउटवर्ड होगा, इनवर्ड होगा, वो आप चेक करो। फोर्स का डायरेक्शन इलेक्ट्रिक फील्ड की तरफ होगा, और अगर टेस्ट चार्ज नेगेटिव है तो क्या होगा साहब, तो यही होगा कि इलेक्ट्रिक फील्ड के उल्टा होगा फोर्स का डायरेक्शन, ठीक है। ये कहानी आपको समझ में आई। तो इससे आपको रिपल्शन, अट्रैक्शन का फंडा कैसे आया, कहाँ से आया, वो समझ में बहुत कुछ आ गया होगा। अब हमने बहुत सारी बातें की सोर्स चार्ज और टेस्ट चार्ज पे, ठीक है। अब इस पे कुछ सीखने और बनाने का आ गया। इसी को हम कहते हैं सुपरपोजिशन प्रिंसिपल, सुपरपोजिशन थ्योरम। सुपरपोजिशन इज नथिंग व्हेन देयर आर मोर देन टू चार्जेज आर गिवन, मतलब वन इज सोर्स अनदर इज टेस्ट। इफ़ यू हैव गिवन मल्टीपल सोर्स चार्ज और इफ़ यू हैव गिवन मल्टीपल टेस्ट चार्ज, सो मल्टीपल चार्जेस के सेटअप को ही सुपरपोजिशन कहते हैं। यानी किसी आपको एक ने मारा, दूसरे ने मारा, या आपको एक ने माला पहनाई, दूसरे ने भी माला पहनाई, तो आपकी इज्जत बढ़ गई 2 गुना, 3 गुना, 4 गुना। तो कई चीज़ों का आप पे एक ही जैसा इफेक्ट होना और उनका वेक्टर सम होना। वेक्टर सम इसलिए क्योंकि क्वांटिटी ही वेक्टर है, तो हम नॉर्मली ऐड नहीं कर सकते, हमको करना ही होगा a² + b² + 2ab cos थीटा का अंडर रूट, और कोई रॉकेट साइंस नहीं है। तो आपको फिगर दिख रहा होगा, यहाँ पे मैंने पिंक में एक सोर्स चार्ज रखा है, ब्लू में 3 टेस्ट चार्ज रखे हैं। अब इससे एक और बात प्रूफ होती है कि साहब सोर्स चार्ज तो एक ही है, अब टेस्ट चार्ज के 3 अलग अलग लोकेशन हैं, 3 अलग अलग वैल्यू है, तो तीनों के कॉरस्पॉन्डिंग फोर्सेस की वैल्यू और डायरेक्शन अलग अलग है। सोर्स एक ही है साहब, यही बात मैं तब कह रहा था, सोर्स एक ही है, उसका एक ही इलेक्ट्रिक फील्ड है, लेकिन उसको लेने वाले लोग है ना, कहाँ हैं, कितने हैं, कैसे हैं, वो कैसा फोर्स लेंगे, ये उस पर डिपेंड करेगा। ये तीनों फोर्स पॉजिटिव है, इसलिए तीनों चार्ज पॉजिटिव है, इसलिए तीनों पे फोर्स बाहर की तरफ लग रहा है। बाहर की तरफ बोलना फिर गलत है, बेसिकली इलेक्ट्रिक फील्ड के डायरेक्शन में लग रहा है। रेड लाइन से इलेक्ट्रिक फील्ड दिखाई है, ग्रीन लाइन से फोर्स दिखाया है। इसमें से कोई भी टेस्ट चार्ज नेगेटिव होगा तो उसका फोर्स उल्टा हो जाएगा इलेक्ट्रिक फील्ड के, यानी रेड लाइन के उल्टा, यानी कि जहाँ बाहर लग रहा है वो अंदर लगेगा।
तो इससे मैं सिर्फ ये दिखाना चाह रहा था, आपको हालत समझ में आ गई होगी कि सोर्स चार्ज 1 है, टेस्ट चार्ज 3 है, तीनों पे अलग अलग फोर्स है। इसके आगे जो न्यूमेरिकल इसमें डिजाइन होता है वो आप उस डिजाइनिंग में डाल के सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। अगले वाले में मैंने क्या किया है, इसमें मैंने उल्टा कर दिया है। इसमें मैंने उल्टा क्या कर दिया है, इसमें मैंने टेस्ट चार्ज 1 कर दिया, सोर्स चार्ज मल्टीपल कर दिए, और ऐसे ही आपको सवाल बनाने आते हैं। तो फिर वही रेड लाइन से मैंने इलेक्ट्रिक फील्ड दिखाया है, ग्रीन लाइन से फोर्स दिखाया है। अब तक आपको सब कुछ समझ में आ गया होगा सर कि पॉजिटिव सोर्स है तो उसका इलेक्ट्रिक फील्ड बाहर होगा, है ना, नेगेटिव सोर्स का इलेक्ट्रिक फील्ड अंदर होगा। जैसे ये थोड़ा सा फिर यहाँ पे मिसप्रिंट है, ये रेड लाइन अंदर आनी चाहिए थी, ठीक है। मैं दिखाना ये चाह रहा हूँ कि उसके इलेक्ट्रिक फील्ड टेस्ट चार्ज से दूर की तरफ जा रही है, ठीक है। टेस्ट चार्ज की नज़र से देखो तो उसका फोर्स भी उल्टा लग रहा है, पीछे की तरफ लग रहा है, ठीक है। मैं ये दिखाना चाह रहा था, समझ में आ गई बात, क्योंकि वो उसको अट्रैक्ट करेगा, Q2 जो है वो अट्रैक्ट करेगा, Q1 और Q3 उसको रिपेल करेंगे, क्योंकि Q1 भी पॉजिटिव, Q3 भी पॉजिटिव, Q भी पॉजिटिव, तो वो उसको रिपेल करेंगे, दूर जाएगा। जबकि Q2 नेगेटिव है तो वो उसको अट्रैक्ट करेगा, फोर्स उसको अपनी तरफ लगाएगा, ठीक है। तो चलिए अब आगे चलते हैं। अब आपका फंडा बहुत क्लियर हो ही गया होगा। तो अब हम बनाते हैं क्या साहब, अब हम बनाते हैं एक ये सवाल, नहीं सॉरी, इसमें सवाल नहीं है, यहाँ पे हम सिंपल जो फार्मूला हमने बोला था कि वैल्यू निकालना, तो फार्मूला वही है, F इज इक्वल टू क्यू नॉट ई इज इक्वल टू, आपको फार्मूला पता है 1/4 Q अपॉन आर स्क्वायर। इसमें आप क्यू नॉट मल्टीप्लाई कर दीजिए तो 1/4 Q अपॉन आर स्क्वायर हो जाता है फोर्स का फार्मूला। अपनी लैंग्वेज में बचपन से जो आप पढ़ते आ रहे हैं उस फॉर्मेट में रखना है तो उस फॉर्मेट में आप रख लीजिए और Q1 Q2 बाई आर स्क्वायर कर दीजिए, बाकी सब कुछ सेम रहेगा। तो ये आपको पता ही था, इस पे उतना टाइम क्या बर्बाद करना। इसमें देखो, इसमें आपको वेक्टर फॉर्म, और वेक्टर फॉर्म आपको ना ऐसा लगता होगा कि हाँ मुझे आता है, फिर जब लिखता होगा तो लगता होगा अरे मार्क्स कट जाते हैं, मैम क्या चाहती हैं। बेसिकली होता क्या, मैं आपको समझाता हूँ। मैं भी स्टूडेंट रहा हूँ, मैं भी आज भी स्टूडेंट हूँ, आज भी आपको पढ़ाने के लिए बहुत कुछ पढ़ता हूँ, बहुत सारी गलतियाँ करता हूँ। कई बार आपको अभी तक सॉरी बोल चुका हूँ, क्योंकि बहुत सारी गलतियाँ की हैं मैंने बनाते समय, इतना सब कुछ लिखते समय कई बार हम भूल जाते हैं। लेकिन अंदर से आपका फंडा क्लियर रहना चाहिए। गलती आप कर सकते हैं लेकिन आपको पता होना चाहिए कि मैं क्या गलती कर रहा हूँ। चलिए तो समझते हैं वेक्टर लॉ में आपसे गलती क्या होती है। आप कन्विंस नहीं होते हैं जो आप कहना चाह रहे होते हैं, आप रट के जाते हैं कि एक एरो उधर दिखाना है। और ये बचपन से आपके 11th से दिक्कत आ रही है, जब से आप रिएक्शन फोर्सेस बना रहे हैं कि हाँ एक अधर कटेगा, धागा काट देंगे, एक अंदर हो जाएगा, एक बाहर हो जाएगा। क्यों हो जाएगा, उसका डायरेक्शन एरो का किधर होगा वो आप रटते हैं। अब कोई रटने की ज़रूरत नहीं है। देखो यहाँ एक कोऑर्डिनेट सिस्टम है, दो चार्ज हैं Q1 Q2 दोनों पॉजिटिव हैं, ओरिजिन से दोनों का डिस्टेंस R1 और R2 रखा है। अब मान लो फोर्स जो है वो 1 पे 2 की वजह से क्या लगेगा फोर्स, तो 1 पे 2 की वजह से जो फोर्स लगेगा उसमें चेंज नहीं आएगा। कैसे में, वो वही रहेगा 1/4 Q1 Q2। या अगर मैं बोलूँ आपको कि फोर्स 2 पे 1 की वजह से, उसमें भी वही आएगा 1/4 Q1 Q2। तो फ़र्क किस में आएगा, फ़र्क आएगा Q1 तक के जाने के रास्ते में, जिसको आप डिस्प्लेसमेंट वेक्टर, पोजीशन वेक्टर, आप कहते तो हैं पोजीशन वेक्टर, आप समझते नहीं हैं। आपको अपना सा नहीं लगता है, आपको नकली लगता है, बोलते कुछ और है समझते कुछ और है। तो देखो आप कैसे जाओगे, R1 जो वेक्टर है, मतलब Q1 से आपको जाना है, लेकिन Q1 का रेफरेंस लेना है Q2 से, तो आपको जाना है Q1 पे ओरिजिन से वाया Q2। तो आप क्या करते हैं, वेक्टर 1 माइनस वेक्टर 2, क्योंकि जो नेट डिस्प्लेसमेंट है वो R1 माइनस R2 है। तो यहाँ पे जो डिस्टेंस अब तक हम R या X या L लेते थे जनरल फॉर्म में, वहाँ पे हम कर देंगे R1 माइनस R2, और इसका हम इसमें वेक्टर मल्टीप्लाई कर देंगे या यूनिट वेक्टर के फॉर्म में लिख देंगे, जैसे आपको मन करता है आप वैसे कर लो, ठीक है। और ऐसा करने के बाद आपको पता क्या चलेगा, आपको पता ये चलेगा कि अगर हम फोर्स
2 पे 1 की वजह से निकालें, तो ये सब काम उल्टा करेंगे। बाकी सब सेम रहेगा, 1/4 Q1 Q2, सिर्फ वहाँ तक पहुँचने का रास्ता बदल जाएगा और वो रास्ता इस बार हो जाएगा R2 माइनस R1। ठीक है, तो R2 माइनस R1 जब हो जाएगा तो बस सारा मामला ख़त्म हो गया, सब कुछ सेम रहा। तो फ़र्क क्या आया? फ़र्क ये आया कि R2 माइनस R1 एक्चुअली माइनस R1 माइनस R2 है, यानी कुछ नहीं बदला है सर। मेरे घर से श्याम के घर जाने में अगर राइट लेना है और 10 कदम चलना है, तो श्याम के घर से मेरे घर आने में लेफ़्ट लेना है और 10 कदम चलना है, तो चलना 10 ही कदम है सर। बस लेफ़्ट और राइट का फ़र्क है, यानी 180 डिग्री डायरेक्शन का फ़र्क है। एक अगर पॉजिटिव में जाना है तो दूसरा नेगेटिव में आना है। तो होगा ना, सोच के देखो तुम, R1 माइनस R2 में अगर माइनस लगा दोगे तो माइनस अंदर लोगे तो क्या हो जाएगा? R2 माइनस R1, यानी कि डिस्प्लेसमेंट वेक्टर चूँकि एक दूसरे का उल्टा है, R1 माइनस R2 इज एक्चुअली माइनस ऑफ R2 माइनस R1 एंड हेंस फोर्स 2 1 इज इक्वल टू फोर्स ऑफ minus of force 1 2. Magnitude of both forces are same, value of the force is same, direction is opposite. ये हमने इसमें सीखा है। ठीक है, तो अब हम इन सब चीज़ों को क्या करेंगे? इम्प्लीमेंट करना शुरू करेंगे। तो ये सवाल ले लेते हैं। सवाल सबसे सिंपल सवाल मुझे लगा कि सबसे पहले यही पूछो, कई बार MCQ और ऑब्जेक्टिव में आता है, प्लॉट अ ग्राफ शोइंग वेरिएशन ऑफ कूलम्ब्स फोर्स F वर्सेस 1/r²। अब कहोगे सर इसमें क्या सवाल है? पता है स्ट्रेट लाइन होगा, क्योंकि प्रोपोर्शनल F प्रोपोर्शनल टू 1/r² होता है, स्ट्रेट लाइन होगा। ये सवाल दमदार नहीं है, सवाल आगे है। सवाल है कि आपको 2 पेयर ऑफ चार्जेस दिए हुए हैं, 1 माइक्रोकूलम, 2 माइक्रोकूलम, 2 माइक्रोकूलम एंड 3 माइक्रोकूलम। ब्लू और रेड में मैंने लिखा है। तो ब्लू वाले का ऊपर है रिपल्शन है, रेड वाले का नीचे है एट्रैक्शन है। क्यों ऐसा किया है सर? आप करके देखो। Q1 Q2 मल्टीप्लाई करोगे तो ऊपर वाले का पॉजिटिव फोर्स आएगा, नीचे वाले का नेगेटिव फोर्स आएगा। तो पॉजिटिव फोर्स पॉजिटिव यानी फर्स्ट क्वाड्रेंट में, नेगेटिव फोर्स फोर्थ क्वाड्रेंट में। एक और चीज़ ध्यान देनी है सर। क्या ध्यान देनी है सर? आप गौर करो Q1 Q2, तो आपको रेड वाले का प्रोडक्ट जो है, वैल्यू जो है वो 3 टाइम्स मिलेगा ब्लू वाले के। करके देखो। तो यानी कि स्लोप जो होगा, एंगल जो होगा वो भी 3 टाइम्स होगा। तो नीचे वाले का स्लोप 3 टाइम्स होगा ऊपर वाले के स्लोप के। एग्जैक्टली मेजर करके तो सवाल नहीं बना करेगा, लेकिन तो एग्जैक्टली तो कैलकुलेट नहीं होगा और ऐसा सवाल भी नहीं आएगा। आपको अंदाजे से देखना होगा कि ऊपर वाले की वैल्यू कम है तो उसकी स्लोप कम होगी, नीचे वाले की वैल्यू ज़्यादा है तो उसकी स्लोप ज़्यादा होगी। अंदाजे से सॉल्व करना है। चलो अब अगला सवाल लेते हैं, और ये भी बहुत आसान सा सवाल है, इसमें कुछ फिगर बनाने की ज़रूरत थी नहीं। अ चार्ज ऑफ मैग्नीट्यूड 3e एंड मास 2m इज मूविंग इन एन एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड E। आपको एक्सीलरेशन निकालना है, यानी चार्ज की वैल्यू गिवन है 3e और मास गिवन है 2m। अब देखो तुम लोग बहुत सोचते हो, मत सोचा करो। जैसे ही मास दिया हुआ है तो 11th का मास वाला फोर्स क्या होता है? m इंटू ए, वो उठा लाओ। E है यानी चार्ज है और इलेक्ट्रिक फील्ड है, तो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स उठा लाओ QE। तो कूलम फोर्स QE को 11th वाले फोर्स MA से इक्वेट कर दो। तो आपको अब तक समझ में आ गया होगा कि 3E इंटू कैपिटल E इज इक्वल टू 2MA। तो इससे आप क्या करेंगे साहब? इससे आप ये करेंगे कि आपका एक्सीलरेशन निकल गया किसके टर्म। अब ये सवाल लो। ये सवाल मेरा बहुत पसंदीदा सवाल है, क्योंकि ये देखने में बहुत सिंपल है, बनाते समय आपके बहुत सारे कंसेप्ट को रिवाइव कर देती है अगर आपको समझ में आ जाता है तो। क्योंकि फिगर इसमें नहीं गिवन है, फिगर क्वेश्चन का पार्ट नहीं है, फिगर आप बनाते हैं, मैंने बनाया है इसमें। तो आपको फिगर भी खुद बनाना है और समझना है। तो कह रहा है कि एक प्रोटॉन इज सस्पेंडेड फ्रीली बिटवीन 2 प्लेट्स ऑफ अपोजिट चार्ज। अब पहले समझो बेसिक बात, सस्पेंडेड मतलब ना नीचे जा रहा है ना ऊपर जा रहा है, जहाँ है वहीं है। ठीक है, तो भैया अगर प्रोटॉन में मास होगा, जो कि हम कंसीडर करेंगे मास है, क्योंकि नहीं करेंगे तो कोई फोर्स तो लगेगा उसमें। तो सबसे पहले हम लेते हैं ग्रेविटी वाला फोर्स mg, वेट। वो क्या चाहेगा? उसको नीचे ले जाना। अब वो नीचे नहीं जाएगा क्योंकि सस्पेंडेड लिखा हुआ है,
तो डेफिनेटली उसको कोई काउंटर बैलेंस कर रहा होगा अपवर्ड डायरेक्शन में। तो मैंने ग्रीन से अपवर्ड कूलम फोर्स, क्योंकि प्लेट व्लेट की बात हो रही है, चार्ज वार्ज की बात हो रही है, तो Q इंटू ई कूलम फोर्स वो ऊपर लगा दो। mg को आपको दिमाग नहीं लगाना है क्योंकि नीचे ही लगेगा, तो आप नीचे दिखा नहीं सकते कूलम फोर्स, तो आपको कूलम फोर्स ऊपर ही दिखाना होगा क्योंकि mg ने अपने आप को फिक्स किया हुआ है नीचे की तरफ। ठीक है साहब, तो इक्वेट कर दो, इक्वेट कर दोगे तो mg इज इक्वल टू क्यू ही मिल जाएगा आपको। इसमें खास बात अगली लाइन में है कि व्हाट विल बी द एक्सीलरेशन ऑफ पार्टिकल व्हेन द पोलैरिटी ऑफ प्लेट इज रिवर्स। तो जैसे ही पोलैरिटी बदलेंगे mg नहीं बदलेगा, mg तो डाउनवर्ड था, डाउनवर्ड ही रहेगा, मर जाएगा लेकिन बदलेगा नहीं। तो बदलेगा कौन? अब बदलेगा कूलम्ब्स फोर्स। क्यों? क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन बदला। इलेक्ट्रिक फील्ड पॉजिटिव से नेगेटिव प्लेट की तरफ जाता है। अगर आपने पोलैरिटी चेंज की तो जो पहले इलेक्ट्रिक फील्ड ऊपर रेड लाइन से दिख रहा है वो नीचे हो जाएगा, और जब वो नीचे हो जाएगा, प्रोटॉन चूँकि पॉजिटिव चार्ज है तो फोर्स भी नीचे की तरफ हो जाएगा। तो अब इस पर नेट फोर्स जो हो जाएगा वो क्या हो जाएगा? mg भी उधर ही और QE भी उधर ही, और इसको इक्वेट कर दो ma से। ठीक है, और रख दो QE की जगह पे वापस से mg पहले वाले इक्वेशन से, तो ma इज इक्वल टू 2mg, mm काट दो, और इस तरीके से आपका ये सवाल सॉल्व। अब चलते हैं अगले पे। ठीक है, अगला क्या क्या कह रहा है भाई, देखते हैं। मेरे ख्याल से आसान ही होगा। चलिए, आपने पढ़ ही लिया होगा अब तक। ठीक है, टू आइडेंटिकल चार्ज Q ईच आर केप्ट एट अ डिस्टेंस R फ्रॉम ईच अदर। दो बड़े चार्ज Q, अ थर्ड चार्ज स्मॉल q इज प्लेस्ड ऑन द लाइन ज्वाइनिंग द अबव टू चार्जेज। कैसे? दो बड़े चार्ज Q के बीच में उसी लाइन पे छोटा चार्ज Q रखना है, और वो ऐसे रखना है कि तीनों चार्ज इक्विलिब्रियम में रहें, यानी कि कोई कहीं भी नहीं जाए। सबका एक दूसरे पे फोर्स लगेगा लेकिन असर नहीं करेगा, सब एक दूसरे को काउंटर बैलेंस कर देंगे। तो सवाल क्या है? सवाल यह है कि अगर ऐसा होता है तो उस छोटे वाले चार्ज Q जो कि हमने रखा है लाके, उसका मैग्नीट्यूड बताओ, उसका साइन बताओ, और उसका पोजीशन बताओ कहाँ पे लाके रखा है। तो सबसे बड़ा चैलेंज तो पहले क्या है? इसका चैलेंज ये है कि सर हमने इसमें फिगर खुद से बनाना है। ठीक है, पहले तो इसका फिगर ही खुद से बनाना है। तो फिगर आपके सामने है। A और B पे येलो और रेड में दो बड़े चार्ज रखे हुए हैं Q, उनके बीच का डिस्टेंस R। इसके बीच में हमने ग्रीन में एक छोटा चार्ज रखा C पॉइंट दिखा के स्मॉल q। उसका डिस्टेंस हमने मान लिया A वाले Q से x, तो यानी B से उसका डिस्टेंस डेफिनेटली R माइनस एक्स हुआ। फर्स्ट स्टेप में हम क्या करेंगे, पहले हमको लोकेशन निकालना है कि रखें कहाँ, बाकी सब हम बाद में देखेंगे। ठीक है, हालांकि इतना आपको समझ में आ गया होगा कि बीच वाला जो Q होगा वो निगेटिव ही होगा। क्यों? क्योंकि दोनों जो पॉजिटिव चार्ज हैं एक दूसरे को रिपेल करेंगे, पुश करेंगे, दूर ढकेल रहे होंगे कि जा, दूर जा। तो उनको रोकने के लिए एक तो अट्रैक्टिव फोर्स होना चाहिए ना, जो कहे नहीं 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 मत जाओ मत जाओ, आ जाओ आ जाओ आ जाओ। तो बीच वाला चार्ज नेगेटिव होना चाहिए तभी बैलेंस, क्योंकि अगर उसको पॉजिटिव करेंगे तो वो और ताकत लगाएगा कि जाओ दूर जाओ दूर जाओ। हमको रखना है इक्विलिब्रियम में, यानी किसी को कहीं नहीं जाना है। तो मेरे ख्याल से आपको बात समझ में आ गई होगी कि जो बीच में C पॉइंट पे Q चार्ज रखा स्मॉल q, वो नेगेटिव होना चाहिए। तो अब क्या करो, अब सबसे पहले क्या करो, स्मॉल वाले Q पे दोनों तरफ से जो फोर्स लग रहा है उसको इक्वेट कर दो। ठीक है, तो दोनों तरफ से जो फोर्स लग रहा है, यानी कि जो C लगा रहा है उस C पे जो B लगा रहा है और C पे जो A लगा रहा है उसको इक्वेट करो। तो एक तरफ से क्या हो जाएगा, K स्मॉल q कैपिटल Q अपॉन स्मॉल मतलब स्मॉल x का स्क्वायर। दूसरा वाला फोर्स क्या हो जाएगा, K Q अपॉन R माइनस एक्स का होल स्क्वायर। इसको सॉल्व करोगे तो आपको क्या मिल जाएगा, आपको मिल जाएगा इसमें बहुत आसानी से x की वैल्यू जो कि निकल गई R/2। अब आता है पार्ट 2, क्योंकि हमको उसका साइन पता चल गया, हमको उसका लोकेशन पता चल गया। अब हम क्या करेंगे, अब हम उसकी वैल्यू निकालेंगे। इसके लिए क्या करना है, हमको बोला ना तीनों इक्विलिब्रियम में है, सब इक्विलिब्रियम में। अभी तो हमने क्या किया, छोटों वाले चार्ज को इक्विलिब्रियम कैलकुलेट किया था पीछे वाले स्टेप में, यानी उस पर लगने वाले दोनों फोर्स इक्वेट किए थे। अब क्या कह रहा है, तीनों इक्विलिब्रियम में है, तो थोड़ा सा दिमाग लगाओ। हमको पता चल गया है कि छोटा वाला चार्ज कहाँ रखे हैं, x इज इक्वल टू निकल गया ना R/2, यानी मिडिल में रखे हैं।
तो अब क्या करना है साहब, अब करना ये है कि किसी छोटे वाले पे लगने वाला फोर्स को, नेट फोर्स को इक्वेट कर दो किसी भी बड़े, तुम्हारा जो मन करे। जैसे मैंने कोई भी ए पे लगने वाला फोर्स या बी पे लगने वाला फोर्स, ठीक है, समझ में आया। तो कोई भी ए पे यानी बड़े बड़े के बीच में लगने वाले फोर्स को इक्वेट कर दो किसी भी बड़े छोटे के बीच में लगने वाले फोर्स से। तो जैसे मैंने इसमें किया है कि क्यू स्क्वायर अपॉन आर स्क्वायर, यानी कि ए और बी वाले फोर्स को लिया है ना, के क्यू कैपिटल क्यू इंटू कैपिटल क्यू अपॉन आर स्क्वायर को इक्वेट कर दो के स्मॉल क्यू इंटू कैपिटल क्यू अपॉन आर बाई टू। अब इस पर्टिकुलर केस में चूंकि आर बाई टू इक्वल आ गया है तो तुम किसी से भी इक्वेट करोगे तो आर बाई टू ही आएगा। अदरवाइज अगर इसमें आर बाई थ्री आता, सपोज करो, तो ए से डिस्टेंस अगर आर बाई थ्री आता तो बी से डिस्टेंस क्या आ जाता, टू आर बाई थ्री। तो बस इस डिस्टेंस को रखते समय ध्यान रखना है, बाकी सब जैसे मन करता है वैसे करो। फिर मैं कह रहा हूँ दोनों बड़े वाले के बीच लगने वाले फोर्स को इक्वेट करो किसी भी बड़े से छोटे के बीच में लगने वाले फोर्स को। और ऐसे करोगे तो इससे क्या फ़ायदा होगा, इससे फ़ायदा ये होगा कि एक एक बड़ा क्यू कट जाएगा। आपको x की वैल्यू पता है तो r के टर्म्स में r भी कट जाएगा और आपको छोटा वाला क्यू मिल जाएगा किसके टर्म में, बड़े वाले के टर्म में। ठीक है, तो अब चलते हैं आगे। अब हम लगभग अपनी समाप्ति की तरफ आ चुके हैं। सब कुछ सीख लिया हमने, मुझे लगता है कि काफ़ी प्रैक्टिस की है। तो अब मैं कुछ क्वेश्चन आपको आपके असाइनमेंट के लिए दे रहा हूँ, आप इन सवालों को बनाइए। ठीक है, आराम से इसको पढ़िए, कहीं नोट कर लीजिए। तीनों सवाल थोड़े से अलग टाइप के हैं। वो इसलिए हैं क्योंकि मैं चाहता हूँ कि जब आप घर में प्रैक्टिस करें, इसका मकसद ये नहीं है कि मैंने तो जी आपको इजी वाला बनवाया और जब आपको मैंने होमवर्क दिया या असाइनमेंट दिया या चैलेंज दिया, जो कह लो, हो सकता है आपसे बन जाए। तो मैं तो सबकी बात करूँगा, मेरे लिए सब बराबर हैं। जो 95% लाता है या जो 55% लाता है, जो 45% लाता है, या इवन जो 25% लाता है लेकिन उसकी जिद है कि सर फिजिक्स पढ़ना है। मतलब मैं मार्क्स नहीं ला पाता हूँ लेकिन मुझे बहुत पसंद है, मैं फिजिक्स का विद्यार्थी हूँ ना, मैं क्या करूँ, मैं अलग अलग तरीके से आपको नहीं तौल सकता। मुझे मार्क्स लाने वाले भी उतने ही पसंद हैं जो जितने कम मार्क्स वाले। हो सकता है उनके समझने के तरीके में या उनको समझाने के तरीके में कोई फेल हो रहा है। मैं सबको एक तरीके से तो नहीं पढ़ा सकता ना। आपके घर में 2-3 भाई बहन है तो सब एक जैसा खाना तो नहीं खाते, माँ सबको अलग अलग खाना खिलाती है, उसके मन का खाना खिलाती है ना। तो मैं गुरु हूँ, मुझे सबसे प्यार करना है और सबको सबके अकॉर्डिंग कुछ नया सिखाना है। तो ये असाइनमेंट इसलिए नहीं है कि आप मतलब आप बनाएंगे नहीं बनाएंगे, इसको इसलिए दिया जा रहा है ताकि आप इसमें सीखें। इसमें शुरू के 2 सवालों में मैक्सिमम पूछा है, तो थोड़ा सा मैथ्स में डिफरेंशिएशन में एक मैक्सिमा का फंडा होता है, मैं हिंट दे रहा हूँ, वो दोनों लगेगा। मतलब बाकी फिजिक्स नॉर्मल लगना है, लास्ट में मैक्सिमा निकालने के लिए मैक्सिमा आपको लगाना पड़ेगा। मैथ्स के डिफरेंशिएशन में पूछो किसी से कि मैक्सिमा कैसे सॉल्व करते हैं, कैसे डिफरेंशिएट करके इक्वल टू 0 करते हैं, और दोनों आपका सॉल्व हो जाएगा। तीसरा वाला लेबिज थ्योरम है ना, साइन, जिसमें एंगल लेते हैं साइड अपॉन एंगल, ए अपॉन साइन ए इज इक्वल टू बी अपॉन साइन बी। उसी फंडे पे फिजिक्स में भी आपने 11th में पढ़ा होगा, है ना। कुछ कहते हैं इसको कि पैरेलल साइड अपॉन फोर्स या फोर्स अपॉन पैरेलल साइड्स होते हैं। तो इसमें आपको डायग्राम बनाना है। जिस भी बच्चे का फ्री बॉडी डायग्राम सही बना वो 80% सवाल बनाने के बहुत करीब पहुंच गया, क्योंकि आंसर तो आपके सामने है। इस तरह के सवाल में तो शो दैट क्या करना है, 4πε0 को उधर लेके जाओ, मतलब लेफ़्ट राइट घुमाओ, ये सवाल बन ही जाएगा। ठीक है, मुझे ऐसा लगता है। तो सवालों को बनाइए, सवालों को बना के ज़रूर बताइए कि कैसा लगा बनाने में। ठीक है, उससे भी ज़्यादा ये बताइए कि ये सीखने में मज़ा आ रहा है कि नहीं, मुझे क्या चेंज करना है, मुझे कुछ भी बदलना होगा तो मैं ज़रूर बदलूँगा आपके लिए। ठीक है, तो सीखो, एंजॉय करो, खूब सीखो, खूब एंजॉय करो, अप्लाई करो, और जो सीखो उसको अपना यकीन बनाओ।
मेक योर नॉलेज योर बिलीव बाई प्रैक्टिसिंग वेरी वेरी हार्ड। आप जितनी बार प्रैक्टिस करेंगे साहब, आप उतना सफल होंगे। तो बस गुरु हूँ, दुआ देता हूँ। मेहनत से आप जी नहीं चुरा सकते, आपको मेहनत करना ही होगा। खूब मेहनत कीजिए, मेहनत कीजिए। मैं दुआ करूँगा कि भगवान आपको आपके मेहनत का फल ज़रूर दे। सीखने में लालच नहीं करते बेटा, कंजूसी नहीं करते, खूब सीखो और मुझसे काम करवाओ। मुझे बोलो कि सर ये बना के ला के दो, ये वीडियो बना के दो, इस पे बताओ, उस पे बताओ। चलो बाय।